नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। शुक्रवार को रांची के होटवार जेल में हेमंत सोरेन से जेएमएम नेताओं ने मुलाकात की और इसमें उनके भाई बसंत सोरेन, गिरिडीह से प्रत्याशी मथुरा महतो और सिंहभूम से प्रत्याशी जोबा मांझी शामिल रहीं। तीनों नेताओं से अलग अलग हुई मुलाकात में चुनावी रणनीति पर गंभीर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि लोबिन हेम्ब्रम के राजमहल सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले ने पार्टी की चिंता को बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ सिंहभूम में जोबा मांझी की उम्मीदवारी के बाद हो समाज का विरोध भी सामने आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक इन दोनों स्थिति में बातचीत का रास्ता निकालने का जिम्मा बसंत सोरेन को दिया गया है। लोबिंदा हमारे पुराने साथी, आज भी हम लोग काफी सम्मान करते हैं उनका। काफी अनुभवी जुझारू व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। कोई भी कोर कसर पार्टी नहीं छोड़ेगी उनसे बात करने में, उनको समझाने में। जो बातें कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां उनको पार्टी के प्रति हैं, उसे दूर करने में और पार्टी के साथ पूरे कंधे से कंधा मिलाकर पार्टी के निर्णयों के साथ वो आए, ऐसा पार्टी चाहती है। बसंत सोरेन जी को जिम्मेवारी दी गई होगी तो निश्चित तौर पर, क्योंकि बसंत सोरेन जी एक सकारात्मक सोच वाले युवा मंत्री और ऊर्जावान, पार्टी के लिए कुछ भी कर गुजरने की तमन्ना रखने वाले व्यक्ति, तो अगर वैसे कुछ निर्देश मिले होंगे तो निश्चित रूप से उन निर्देशों का पालन बसंत सोरेन जी करेंगे। शुक्रवार को रांची जेल में हेमंत सोरेन से 5 नेताओं की मुलाकात पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। दरअसल होटवार जेल में बसंत सोरेन, जोबा मांझी, मथुरा महतो, विनोद पांडे और विजय हांसदा ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने बताया कि मुलाकात को लेकर जेल मैनुअल का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब जेल से सरकार के साथ साथ गठबंधन भी चलाया जा रहा है। तो पहले लगता था कि सिर्फ जेल से सरकार चल रही है, लेकिन तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन भी जेल से चल रहा है। अब अखबारों में खबरें आई कि कल 6 नेताओं ने हेमंत सोरेन से जेल में मुलाकात की और जेल के मैनुअल की जहाँ तक मुझे जानकारी है वो 2 या 3 लोग ही हफ्ता में मिल सकते हैं और वो भी कोर्ट तय करता है एक तिथि को। तो बिना कोर्ट की अनुमति की ये 6 लोग कैसे मिल रहा है? यानी ये खुले तौर पर यहाँ जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है। ये जेल मैनुअल ना होकर जेएमएम मैनुअल हो गया है। तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं अविलंब संज्ञान लें और आवश्यकता पड़ेगी तो हम हाईकोर्ट का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट करेंगे कि किस तरीके से जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और पूरा का पूरा सरकार और पार्टी को जेल के भीतर से चलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। शुक्रवार को होटवार जेल में हेमंत सोरेन से बसंत सोरेन, मथुरा महतो, जोबा मांझी ने जाकर मुलाकात की और इस मुलाकात में कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई है। हालांकि नियमों के अनुसार सभी नेताओं से हेमंत सोरेन की मुलाकात अलग अलग हुई है। आखिर इस मुलाकात के क्या रहे मायने? रांची से इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। चुनाव के दौरान राजनीति रणनीति में बदल जाती है और इसी रणनीति के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कोटे के 5 सीटों पर पूरी तरह से मेहनत कर रहा है, रणनीति बनाने में जुटा है। शुक्रवार को बिरसा मुंडा कारा में हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए बसंत सोरेन, जोबा मांझी और मथुरा महतो पहुंचे और इस दौरान चूंकि जेल नियमों के अनुसार ये मुलाकात अलग अलग हुई, लेकिन अलग अलग हुई इस मुलाकात में कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई, रणनीति बनी। सबसे पहले राजमहल सीट से जिस तरीके से पार्टी के ही विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने बगावती सुर अपना लिए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, उससे पार्टी गंभीर है उस मुद्दे पर और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है तो बसंत सोरेन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह लोबिन हेम्ब्रम से इस बारे में बात करें और राजमहल सीट से जिस तरह लोबिन ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उन्हें बातचीत कर उन्हें चुनाव लड़ने से हटाया जाए। वहीं दूसरी स्थिति खड़ी हुई है सिंहभूम सीट से। सिंहभूम सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की गई है जोबा मांझी के रूप में, लेकिन जोबा मांझी की उम्मीदवारी से हो समाज में विरोध खड़ा हो गया और ऐसी स्थिति में फिर बसंत सोरेन को टास्क दिया गया कि हो समाज के लोगों से बात करें और विरोध को स्वर को ठंडा करें। तीसरी जो रणनीति है वो रणनीति है जमशेदपुर सीट को लेकर, जहां अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में प्रत्याशी कौन होगा, किस चेहरे पर मुहर लगेगी, इस पर भी जो कल मुलाकात हुई हेमंत सोरेन से, इस पर चर्चा हुई। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम की बगावत से राजमहल में त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बन रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम को जेएमएम नेतृत्व से टिकट मिलने की आस थी, पर जेएमएम ने जैसे ही विजय हांसदा को प्रत्याशी बनाने का ऐलान किया, वैसे ही लोबिन हेम्ब्रम का गुस्सा फूट पड़ा। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम एक बार फिर अपनी ही सरकार और अपनी ही पार्टी पर जमकर बरसे। जेएमएम की ओर से टिकट नहीं मिलने से नाराज लोबिन हेम्ब्रम राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। खुद पर लग रहे आरोपों से जुड़े मीडिया के सवाल पर उन्होंने साफ कर दिया कि वो न जेएमएम के बागी हैं और न ही बीजेपी के इशारे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम ही को बागी कहा, मैं कहता हूं कि आप बागी हो। आपने जो मैनिफेस्टो में जो बोला था आपने उसका अनुपालन नहीं किया, तो बागी तो आप है, लोबिन हेम्ब्रम बागी नहीं है। और इसलिए हम फिर कल परसों से मेरा पूरे लोकसभा का मेरा भ्रमण होगा। अभी टाइम है, हर जगह जाकर के फिर और मशवरा हम करें। राजमहल में 1984 के बाद से 10 लोकसभा चुनाव हुए, इसमें से 3 बार कांग्रेस की जीत हुई, जबकि 5 बार यहां जेएमएम का कब्जा रहा। वहीं बीजेपी सिर्फ 2 बार ही जीत दर्ज कर सकी। इस बार जेएमएम ने विजय हांसदा और बीजेपी ने ताला मरांडी को मैदान में उतारा है, पर लोबिन हेम्ब्रम की बगावत ने जेएमएम की हैट्रिक के रास्ते में रोड़ा अटका दिया है। मेरा मुद्दा है, वही मुद्दा है जो जेएमएम का मुद्दा था, जो मैनिफेस्टो तो वही मुद्दा है, वही मुद्दा यहाँ के लोगों के लिए चाहिए। मेरा मुद्दा वही रहेगा। आप पूछिए विजय हांसदा को, आप कौन भी मुद्दा लेकर के आप आओगे, आपका क्या मुद्दा है? 10 साल में क्या मुद्दा था पार्लियामेंट में, आपने क्या सवाल जवाब किया यहाँ के लोगों के लिए? राजमहल की जनता का क्या फैसला होगा ये तो 4 जून को रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा, पर इससे पहले जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर अपनी ही पार्टी के लिए मुश्किल जरूर खड़ी कर दी है। पवन राय, न्यूज़ 18, साहिबगंज। रांची लोकसभा सीट से कांग्रेस ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। बताया जा रहा है कि इस सीट पर अभी तक पेंच फंसा हुआ है। रांची लोकसभा सीट से सुबोध कांत सहाय के साथ साथ रांची से 5 बार सांसद रहे राम टहल चौधरी भी बड़े दावेदार हैं। नाम पर सस्पेंस के बीच राम टहल चौधरी ने रांची सीट पर अपनी दावेदारी को मजबूत बताया, साथ ही जातीय समीकरण के साथ हर मामले में कांग्रेस के लिए खुद को फिट उम्मीदवार बताया है। राम टहल चौधरी से बात की है संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रांची लोकसभा सीट से अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। हमारे साथ एक ऐसे ही दावेदार हैं राम टहल चौधरी, जो लगातार कांग्रेस सीट से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। दिल्ली में जमे भी रहे, अब मोराबादी मैदान में लगातार हर दिन सुबह पहुंचते हैं, अभ्यास भी करते हैं। दादा, फिटनेस के साथ साथ दावेदारी? बिल्कुल फिटनेस है और दावेदारी। ये जो 5 साल जो लोगों ने भुगता है, आम जनता, पब्लिक, मतदाता, वो काफ़ी एक तरह से हम लोग के भाषा में टूअर महसूस करता है। मैंने असहाय, लोगों का दबाव था कि कहीं से भी आप चुनाव लड़िए। राम टहल चौधरी की दावेदारी कितनी मजबूत है? साथ में आपके एक प्रतिद्वंदी सुबोध कांत सहाय भी हैं। तो देखिए, चुनाव सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं जीता जाता, जिसका व्यक्तिगत भी पकड़ रहता है और पार्टी का समर्थन, दोनों का समीकरण मिलता है तभी लोग जीत हासिल करते हैं। तो जैसे ही हम कांग्रेस ज्वाइन किया, लोगों में बहुत बड़ा, हर समाज, हर वर्ग में बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिला। कहीं फटाका बम भी लोग हो गए। उन लोग को समझ में आया कि ज्वाइन कर लिए तो वो टिकट लेके आ रहे हैं। ऐसा लोगों का, आम आदमी को तो समझ में नहीं आता। हम कि यार ज्वाइन किए हैं, अभी टिकट का फैसला नहीं हुआ, तो केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा, अभी फैसला नहीं हुआ। सारे लोग जानते हैं कि हम कहीं चुनाव के समय गए हैं तो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं, ये सीधी बात है। तो ये वातावरण बहुत अच्छा है और सभी वर्ग, बहुत समाज के लोग बहुत उत्साहित हैं। क्या राम टहल चौधरी खुद को सुबोध कांत सहाय से बेहतर उम्मीदवार मानते हैं? देखिए, अभी किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं है, वो तो आम जानता जानती है कि कौन बेहतर उम्मीदवार है, कौन नहीं है, ये सारे लोगों को पता है। किस समाज की बात कर रहे हैं? कुर्मी समाज की बात हो तो 5 साढ़े 5 वोटर हैं। ओबीसी की बात करें तो 55-60 हजार हैं। तो हमारा तो ST, SC, ओबीसी सारे लोग साथ, हिंदू मुस्लिम। चौधरी साहब बता रहे हैं कि जब भी कांग्रेस से टिकट की घोषणा होगी रांची सीट को लेकर, तो इनके चेहरे पर मुहर लगेगी, ऐसा ये भरोसा जता रहे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।
गिरिडीह के ग्रामीणों ने कोडरमा की बीजेपी उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी का जमकर विरोध किया है और इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी चुनाव प्रचार के लिए राशन जोड़ी पंचायत पहुंची थी और इस दौरान कुछ ग्रामीण उग्र हो गए और काम नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाने लगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अपने कार्यकाल में अन्नपूर्णा देवी ने सांसद मद से कोई काम भी नहीं कराया। इस वाकये का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ना चलतो नेता ना चलतो, ना चलतो, ना चलतो, बारी नेता ना चलतो, ना चलतो, ना चलतो। विपक्ष के नेता अमर बावरी ने लोकसभा चुनाव को लेकर चकधरपुर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार के विकास कार्यों की जानकारी दी गई, जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बूथ स्तर पर भी मतदाताओं से संपर्क करने को कहा है। उन्होंने दावा किया है कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत है। इस बार 400 के पार ये नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव में उतरी है और झारखंड में भी 14 कमल खिलाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, एक फूल के साथ, फल के साथ। और कुल मिलाकर के एनडीए की जो प्रत्याशी है गीता कोड़ा जी, वो हमारे रिकॉर्ड मार्जिन के साथ जीतेगी और 14 सीटों में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों की करारी हार होगी। हजारीबाग के हरणगंज में आज आजसू का ग्राम प्रभारी सम्मेलन होगा। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो और गिरिडीह के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी भी शामिल होंगे। इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा। तो वहीं लोकसभा चुनाव में एनडीए को कैसे और मजबूत बनाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर पार्टी की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। में के 5 विधानसभा क्षेत्र, चाहे वो रामगढ़ हो, बड़का गांव हो या मांडू विधानसभा हो, बरही हो और खास और हजारीबाग से 5 विधानसभा के सभी प्रखंड से आजसू पार्टी के कार्यकर्ता कल ग्राम प्रभारी, मैं कह रहा हूं ग्राम प्रभारी लोग आ रहे हैं। हर एक गांव में आजसू पार्टी ने प्रभारी बनाया है ग्राम का, और वो सारे लोग आएंगे और कल सुदेश जी से सीधी वार्ता उनकी होगी और जीत का मंत्र देंगे। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बल भी मुस्तैद है। ऐसे में चतरा में एसपी और सीआरपीएफ की 109वीं बटालियन के संयुक्त अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों की ओर से प्लांट किए गए 2 शक्तिशाली सिलेंडर बम बरामद किए हैं। पोलिंग पार्टी और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने इसे प्लांट किया था। दोनों सिलेंडर बम 5 किलो और 2 किलो के हैं। सर्च अभियान के दौरान घोर नक्सल प्रभावित कुजराम जंगल से दोनों बम को बरामद किया गया। साथ ही बम बनाने का सामान और बिजली का तार भी बरामद किया गया। सीआरपीएफ कमांडेंट ने चुनाव के दौरान नक्सल गतिविधि में शामिल तत्वों को कड़ी चेतावनी भी दी है। साहिबगंज में गाड़ी चेकिंग अभियान के दौरान एक बाइक पर सवार 2 युवक के पास से 2.5 लाख रुपए कैश जब्त किए गए हैं। मिर्जा चौकी चेकनाका की एक घटना है। यहां चेकिंग अभियान के दौरान 2 युवक के पास से मजिस्ट्रेट ने जांच के दौरान 2.5 लाख रुपए जब्त किए हैं, जिसकी सूचना सीनियर अधिकारियों को दी गई है। दोनों युवक के मुताबिक पिरपैंती बाराहाट से वे अपनी दीदी के घर से पैसे लेकर राजमहल के योगी चक सरकंडा जा रहे थे। जब्त कैश को मालखाने में रखा गया है और इसकी सूचना जिला कमेटी को दी गई है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है। अगली खबर साहिबगंज से है, जहां बरहेट थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने अपने ही घर में दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार के सदस्यों ने आरोपी अकबर अंसारी पर प्रेम जाल में फंसाकर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। साथ ही इसी के बाद नाबालिग की ओर से खुदकुशी करने की आशंका जताई जा रही है। शव के पोस्टमार्टम के लिए साहिबगंज सदर अस्पताल में मेडिकल टीम बनाई गई है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही गैंगरेप की पुष्टि हो पाएगी। फिलहाल पुलिस परिवार के सदस्यों की लिखित शिकायत पर छानबीन में जुट गई है। तो सूचना इस तरह का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, मगर हम लोग सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं और इससे संबंधित भी आवश्यक जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है और आगे रिपोर्ट आने पर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। अकबर नाम के युवक को आरोपी बनाया जा रहा है उस मामले में सर? अभी इन्वेस्टिगेशन के फेज में है। हम लोगों को इसमें कंप्लेंट फॉर्मली प्राप्त होगा और इसमें अगर जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी।
गिरिडीह के बेंगाबाद में आग्र परियोजना विभाग में रेशम की खरीद बिक्री में अधिकारियों पर लाखों रुपए के गबन के आरोप लग रहे हैं। 6 महीना से अधिक बीत जाने के बाद भी मामले की अभी तक विभागीय कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल विभाग में करीब 6 लाख कोकून की खरीदारी का रजिस्टर मेंटेन किया गया था, लेकिन जब भौतिक सत्यापन किया गया तो 3,60,000 कोकून ही मिले हैं। आरोप है कि अधिकारियों ने करीब 2.5 लाख कोकून की राशि का गबन कर लिया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं गिरिडीह संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद स्थित अग्र परियोजना विभाग, जहां पर सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए हर वर्ष रेशम की खेती के नाम पर दिया जाता है, लेकिन इस बार रेशम की खेती के नाम पर यहां पर पैसों का बंदरबाट कर लिया गया है अधिकारियों के द्वारा। और ये सवाल लगातार उठ रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि अधिकारियों ने रजिस्टर में 6 लाख कोकून खरीदने की बात कही है, लेकिन जब इसका भौतिक सत्यापन किया गया, फिजिकल वेरिफिकेशन किया गया और यहाँ पे जो ग्रेनेज है, ग्रेनेज में आकर देखा गया तो साफ पता चलता है कि मात्र यहाँ पर 3,60,000 ही कोकून खरीदे गए हैं। तो आखिर यहाँ पे अधिकारी रजिस्टर में 6 लाख क्यों बता रहे हैं, और यहाँ पर जो ग्रेनेज में रखा गया है मात्र 3,60,000 ही कोकून रखा गया है। आपको बता दें कि अगर 6 लाख कोकून की कीमत की बात करें तो यहाँ पे विभाग के अनुसार, प्रोजेक्ट के अनुसार लगभग 18 लाख रुपए होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर सीधा 7 लाख रुपए का पैसे का गबन यहाँ के अधिकारियों की मिलीभगत से कर ली गई है। वहीं आपको बता दें कि किसानों के द्वारा बताया गया है कि 6 लाख कोकून खरीदे गए हैं। हालांकि किसानों को जो भुगतान किया गया है, पेमेंट किया गया है, उसमें भी पारदर्शिता नहीं बरती गई है। तो कुल मिलाकर जो 18 लाख रुपए का जो इनवॉइस यहाँ के अधिकारियों के द्वारा सरकार को बताया गया है, दिखाया गया है, वह कहीं ना कहीं फर्जी दिखाई दे रहा है। और जो यहाँ के अधिकारी हैं, अधिकारियों पर लगातार यहाँ पर जो रेशम की खेती के नाम पर आने वाले पैसे का बंदरबाट करने का आरोप लग रहा है। ग्रेनेड 2 नंबर से लेके 5 नंबर तक है, यानी कि 4 ग्रेनेज तक यहाँ है। और जैसा निर्देश हमको प्राप्त हुआ है पदाधिकारी का, वो शिकारी पाड़ा में वहाँ पे ग्रेनेज हुआ जा रहा है। हाँ, 2,40,000 वो वहाँ पे पदाधिकारी के निर्देशानुसार वहाँ पे शिकारी पाड़ा में ग्रेनेज ऑपरेशन हो रहा है। तब बैंक के द्वारा उन लोगों का खाता को फ्रीज कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो सभी किसान के ग्रुप से बोला गया कि सर हम लोग को चेक न दे करके, हम लोग कोई और माध्यम न दे करके हम लोग को कैश दिया जाता तो हम लोग को जीविकोपार्जन के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे लिए बहुत ही मतलब कि सकारात्मक सुझाव होगा। इन्हीं को देखते हुए हमने इन्हों कैश प्रोवाइड कराया। क्योंकि आपको बता दें कि अग्र विभाग एक ऐसा विभाग है जिस पर लोगों की निगाह बहुत कम ही जाती है, और इसी का फायदा उठा करके यहाँ पर हर वर्ष करोड़ों रुपए रेशम की खेती के नाम पर सरकार के द्वारा दिए जा रहे पैसे का बंदरबाट अधिकारियों की मिलीभगत से कर लिया जा रहा है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गोड्डा में बिजली पोल से लटका 11,000 वोल्ट का तार लोगों को टेंशन दे रहा है। ये नजारा है ठाकुर गंगटी प्रखंड के भल्लू कित्ता गांव का, जहां जमीन से केवल 10 फीट की ऊंचाई से गुजर रहा है 11,000 वोल्ट का तार। जमीन से काफी कम दूरी होने से यहां से गुजरने वाले लोग दहशत में रहते हैं। खेतों के बीच झूलते तार के संपर्क में आ जाने से जान जाने की भी आशंका सताती रहती है। लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग से कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अगर जल्दी इस तार को ऊंचा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में किसी बड़े हादसे की भी आशंका जताई जा रही है। समस्या है ये, देखिए बिजली का तार इतने नीचे है, लापरवाही है बिजली विभाग वाले, कोई भी मर सकता है। देखिए नीचे कितना नीचे है तार देखिए कितने नीचे है, लगता है कभी भी मर सकता है। इसमें ट्रैक्टर भी चलता है, ट्रैक्टर चलेगा इसमें सट जाएगा, कैसे जाए, आदमी चलता है बोझा लेके पार हो जाएगा, क्या होगा उसका समस्या, आदमी मर जाएगा कि जर जाएगा। कोई आओ खाली बिजली बिल लेने आएगा, क्यों बिजली बिल दो, और नहीं देगा थतकड़ी लगा देगा, खुदन काट के गया। यही है। अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी यही लाइन का ये एक हाथ ऊपर है, दिखता है लाइन बहुत छोटा नजदीक में है। और यहाँ रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।